नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम और फेज 4 एग्जाम के लिए ईवीएस पोर्शन हम आपको प्रैक्टिस प्रश्नों की करा रहे थे। इससे पहले इसका पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं, नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा आपको। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जहां पर इसके आगे के प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने टोटल जो पहला पार्ट था वहां पर 35 तक टोटल क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम 36 से इसको कंटिन्यू करते हैं और लगभग उतने ही क्वेश्चन, उससे थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज के देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है। रामसर साइट की अगर बात करें तो अब टोटल 80 जो है जगह इसमें शामिल हो गई हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट आपकी तमिलनाडु राज्य की है। करंट अफेयर जो प्रतियोगिता दर्पण वाली कराई थी उसमें आपने देखा होगा, तो 5 लास्ट में जुड़ी हैं। वो आपने नई वीडियो देखा हो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक टाइप से करंट अफेयर से ही है। तो इसमें जो लेटेस्ट में जुड़ी होंगी कई बार उनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? गलत यहाँ पर लोनार वाला है, जो कि राजस्थान लिखा है, जबकि लोनार महाराष्ट्र का है। तो और सुर सरोवर यूपी का है, थोल गुजरात का है, अष्टमुडी केरल का है। तो ये पूछा गया था, रामसर स्थल और राज्यों में कौन सा जोड़ा गलत है। आंसर यहाँ पर डी बना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो प्रायः इनमें से किस पर जो है वो पाया जाता है। देखिए, यही मैंने क्या कहा था आपसे कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर आपको रट करके जाने हैं। ये बीपीएससी एएओ 2021 का क्वेश्चन अब की बार जो पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0, इस पेपर में जो लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था, सेम यही क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था। पेपर करा चुके हो, नहीं देखा हो देख लीजिएगा। तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव था आपका सबसे पहले जो देखने को मिलता है, या प्रायः किस पर देखने को मिलता है, तो पत्तियों पर देखने को मिलता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यही सेम क्वेश्चन देखिए बीपीएससी टीआरई में आया था, बीपीएससी एएओ 2021 का क्वेश्चन। तो मैंने पहले ही समझाया था आपको, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप सोचिए कि पूरे पेपर में 4-5 क्वेश्चन में रिपीट आपको मिल गए तो बहुत नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो सामान्यतः वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही उनके भोजन का निर्माण होता है। और वायु प्रदूषण से पत्तियों के रोम छिद्र प्रभावित होते हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण के प्रभाव को पौधों के अन्य भागों में भी हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये 27-39 मैंने अभी बताया कि अब आपका बढ़ गए हैं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब रामसर स्थल टोटल 80 हो गए। यहाँ पर पुराना वाला दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया और बाद में अपडेट अभी तक जो किया गया उसमें 5 और अपडेट हो गए। पहले 75 ही थे, परंतु 5 और जुड़ गए तो 80 हो गए। तो 80 याद रखिएगा। बाकी ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, ये बात सही है, पर 14 नहीं है, ये बात गलत है। और 1971 में ईरान में रामसर संधि पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में भारत संस्थापक सदस्य है। प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। बाकी डिटेल में तो पढ़ा ही चुके करंट अफेयर में प्रतियोगिता दर्पण वाली, तो वहां से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित इनमें से नहीं है? गलत पूछा गया। तो मुकाम्बिका, डालमा, नैयार, कोटिगांव। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर नैयार जो लिखा है छत्तीसगढ़, ये गलत है। नैयार वन्य जीव अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में जो है वो स्थित है। बाकी अगर ऑप्शन जो देख रहे हैं उसकी अगर बात करें तो मुकाम्बिका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में है। डालमा जो है वो झारखंड राज्य में है। और कोटिगांव वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा राज्य में है। अब यही सब आपको देखने में कठिन लगते हैं कि कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य, जबकि बीपीएससी देखिए ऑडिटर पेपर 2021 में प्री कराया था, वहां पर उसने क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य या चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर आपका स्थित है? गोवा में, श्रीनगर में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। आंसर आपका हो जाएगा गोवा राज्य। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी जो है उसके किनारे चोराव द्वीप पर स्थित है। इसका नाम एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली मोइजुद्दीन अब्दुल, इनके नाम पर जो है वो पड़ा है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कोयल स्वर के नाम से भी आपका जो है वो प्रसिद्ध है, तो ये इनका नाम है। अम्ल वर्षा का या के घटक इनमें से कौन से हैं? तो HNO3 है, H2SO4 है, CO2 है, दोनों है, कौन सा सही होगा? अम्ल वर्षा के घटक में आपका ए और बी दोनों आ जाएंगे, जहां पर HNO3 भी आएगा, जहां पर H2SO4 भी आएगा। HNO3 और H2SO4 अम्ल वर्षा के मुख्य घटक हैं। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिमपात, ओला और कोहरा से है जिसमें मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके घुले होते हैं। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आपके बनते हैं। और अम्ल वर्षा का जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.2 से 4.4 के बीच में होती है।
अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के डैश जिले में स्थित है? भद्रक, कटक, संबलपुर, मयूरभंज। तो ये आपका मयूरभंज में जो है वो पड़ता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंतर्गत मयूरभंज में। और एक चीज ये भी आप देख रहे हैं, तो सिमलीपाल केवल राज्य का ही नाम नहीं पूछा, डिटेल में भी पूछा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगला देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में है। 2009 में यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में इसको शामिल किया गया था। उड़ीसा के ही अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आता है। गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको, और सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी शामिल किया गया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना, तभी ये पूछा भी गया। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के कौन से राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो मोस्टली सभी का आंसर सही आया था, महाराष्ट्र आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर भी इस चीज को समझिए कि प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में है 49। भारत में अगर देखेंगे तो सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो लगभग 5, 6, 7 वन्यजीव अभयारण्य आपके हैं। तो ये आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। तो ये संख्या जरूर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा, तो कितनी है? 49 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नजदीक है? ये नहीं पूछा है कि कहाँ है। जयपुर, रणकपुर, रायपुर, जबलपुर, रणकपुर नहीं राणकपुर लिखा हुआ है। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर यहाँ पर जयपुर जो है वो सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आपका पड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि जयपुर के ही आपका नजदीक है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो पता ही आपको फेमस है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौतों की दिशा में पहला कदम था? तो वियना है, मॉन्ट्रियल है, रियो है, क्योटो है? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 आपका यहाँ पर सही होगा। पूछा गया था कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है इनमें मेन कमी लाने के लिए आयोजित किया गया था? तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम जो क्योटो सम्मेलन था वो दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में आपका आयोजित हुआ था। और कॉप 27 का जो आयोजन है वो 1 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। यहाँ पर आपको केवल ऊपर का ही याद रखना है, ये जो सन लिखा है, क्योंकि कॉप 27 पुराना पूछा नहीं जाएगा। कॉप 28 आप याद रख सकते हैं, ये जो 28 कॉप 28 था जिसको लेकर के जो यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो आपका बेसिकली कराता है। और कॉप जो सीओपी इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, तो ये आपका किया गया था दुबई के अंतर्गत यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, वो आप याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्योटो यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से इनमें से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल? आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके टीआरई में 3 वाला जो पेपर था उसमें भी आया था, जहां पर ओजोन मंडल को लेकर के शायद नहीं, शायद तो वायुयान उड़ने को लेकर के था, जिसमें आंसर समताप मंडल ही था। मतलब ऐसा ही बेस क्वेश्चन था आपका, तो ये आपका समताप मंडल सही हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है। 16 सितंबर को संपूर्ण विश्व में ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। तो ये तारीख जरूर याद रखिएगा। अब थीम 2022 की नहीं याद रखिएगा, आप 2023 की याद रखिएगा। 2023 की थीम थी फिक्सिंग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर स्लैश करके रहेगा फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये थीम थी 2023 वाले की। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका जो समताप मंडल है वो। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन? तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा। ग्रीन हाउस
वाला क्वेश्चन देखेंगे, कई बार आ चुका है। इसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को बढ़ा देती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस में आती कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ये सब आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि गैसेस से कई बार क्वेश्चन बनता है। ग्रीन हाउस गैसेस में प्रभाव की मुख्य घटक गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और प्रमुख हरित ग्रह गैसेस की अगर बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आपका ऊपर दी गई लिस्ट, और हरित है तो हरे रंग से इसको हाईलाइट कर देते हैं, जिसमें CO2 है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है। और विश्व में सबसे ज्यादा अगर देखेंगे CO2 उत्सर्जन करता तो आपका चाइना, अमेरिका और भारत, इस क्रम से है ये। तो आप मेन गैसेस याद रखिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस इसी से रहेंगे। और मेन ध्यान रखने वाला पॉइंट जो है वो इन दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रहती है ग्रीन हाउस गैसेस में वो आपको नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलती है, और हरित गैसेस में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड देखने को मिलती है। बस इस बात को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल और कवक इनके मिलने से लाइकेन बनता है, इसे क्या कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला म्यूचुअलिज्म सही होगा। म्यूचुअल वर्ड से बना है, म्यूचुअलिज्म आप पढ़ेंगे इसे तो। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सहजीविता कहते हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, इसे कहते हैं सहजीविता। ऐसे सहजीवी जो जीव है उनको लाइकेन कहा जाता है। सहजीवी के अंतर्गत दो पादप और जंतु बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए रहते हैं, इसे ही हम म्यूचुअलिज्म जो है वो नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या नाम जो है वो दिया जाता है? तो क्या इसे कहते हैं? आवास, पारितंत्र, निकेत, बायोम। आंसर आपका यहाँ पर पहला आवास जो है वो सही होगा। तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। किसी प्रजाति का पर्यावास या आवास उसके पते जहां वो रहता है उसी के समान है। जबकि जो निकेत होता है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब होता है किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलाप और संबंध के उस योग से है जिसके द्वारा वो प्रजाति अपनी उत्तरजीविता और जनन के लिए अपने पर्यावास के जो संसाधन है उनका यूज करती है। तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें केवल पते रहने को लेकर के बात की गई, इसमें उसके समस्त क्रियाकलाप संबंध का टोटल जो है वो देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है कि इनमें से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर सही होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। ये गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है, ऊंची सांद्रता में मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। इसकी अधिक मात्रा शरीर के अंदर जाने पर पहले दम घुटता है, बाद में बेहोशी और मृत्यु तक बात पहुंचती है। मेन वही याद रखना है सबसे विषैली गैस के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जो भी लोग वीडियो से जुड़ रहे हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। बाकी लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं टाइम टू टाइम याद भी करते रहिएगा, ताकि पेपर तक आप पूरी तरीके से तैयार हो। ये नहीं कि बाद में पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, वो वाला काम नहीं, क्योंकि अभी लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे और भी आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इनमें से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है, आपसे पूछा गया। आंसर की बात करते हैं तो लैब अपमार्जक जो देख रहे हैं वो आपका सही होगा। साबुन क्षारीय वसा और तेलों की प्रतिक्रिया से बनते हैं, जो कि सी ऑप्शन में। और वसा और तेल आसानी से माइक्रोवेव्स द्वारा सरल अणुओं में टूट जाते हैं, इसलिए साबुन आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। डिटर्जेंट की अगर बात करते हैं तो सिंथेटिक यौगिक होते हैं, साधारणतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। इन सिंथेटिक यौगिक जो है उनको माइक्रोब्स सरल अणुओं में नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए डिटर्जेंट आपका जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपका आता है। पौधे की पत्तियां, घरेलू मलमूत्र और साबुन वो सब आपके बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। सेम क्वेश्चन आपको याद होगा, बस ऑप्शन आपके पेपर में आया था वो बदले थे। वहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो बायोमास करके था, वो शायद आंसर था। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन था, जैव अवक्रमणीय, या जिसको हम बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं? पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्यमान, कौन सा सही होगा? आंसर आपका पराबैंगनी किरणें जो है सही होगा।
ओजोन परत की अगर बात करते हैं तो उसके रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से 90% भाग को ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी वाला जो होगा आगे आने वाले दिन में, वो आपको थीम रट लेनी है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर थीम हम आपको भेज देंगे जब भी आपका अनाउंस हो जाएगी। तो 1970 में मनाया गया था पहली बार। इसका उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। और 2022 की थीम मत याद रखिएगा। मोटर गाड़ी के निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है? कौन सा है? आंसर आपका यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि बताया था कि जहरीली गैस के रूप में जानी जाती है। अगला है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? सीएफसी है, मीथेन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। आंसर सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। ऊपर बताया भी था इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय कहेंगे। अम्लीय वर्षा से नदियों के पानी का पीएच मान कम हो जाता है और अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। मेन बात ये ध्यान रखने वाला है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल मुख्य कारक होते हैं अम्ल वर्षा में। अगला प्रश्न 56 कि कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जीवन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए गए? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका इंडोनेशिया जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जावन गैंडा, जिसे सूंडा गैंडा या कम सींग वाले गैंडे के रूप में जाना जाता है, इंडोनेशिया में जावा के पश्चिमी क्षेत्र में उजांग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला है, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित, या समान रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उत्सर्जित, या वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित। तो समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन वाला आंसर हो जाएगा कि वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि हरित पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जो कि समुद्री जीवों के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ आपका जिम्मेदार है? तो आपको पता है कि सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलते हैं, यही सबसे मेन जिम्मेदार होता है जो कि नुकसान पहुंचाता है ओजोन लेयर को। इसके अलावा हेलोजन्स भी हैं। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये भी आपका है, पर मेन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ओजोन क्षरण तो नुकसान त्वचा कैंसर को पहुंचाता ही है। ओजोन परत का जो क्षरण होता है उससे त्वचा कैंसर, नेत्र रोग, इनमें वृद्धि होगी। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है? तो ये तो फेमस है, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, नामदफा में दफा बढ़ जाता है और दफा हो जाओ चलने से आता है, तो उससे जोड़कर याद रख सकते हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और 1972 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। बस इतना सा इम्पोर्टेंट, क्षेत्रफल वगैरह तो नहीं पूछा जाता है। अगला, इनमें से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन जो छिद्र है उसकी खोज की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। 1985, 80, 86, 75, 1985 आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है। 1840 में ओजोन अणु की पहचान की गई थी। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज 3 ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रायन गार्डनर, जो फरमान और जोनाथन संकलिन, इनके द्वारा जो है वो की गई थी। सन आपसे पेपर में जो है ये ऊपर पूछा गया था। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य इनमें से कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम में से आंसर आपका मिजोरम यहाँ पर हो जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट बताई थी मैंने कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग अलग होगा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो वन आच्छादित राज्य है वो आपका है मिजोरम। परसेंटेज कितना है? 84.53%। उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर आता है मेघालय का, जबकि सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है। इनमें से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है? कोरल, गैस्ट्रोपोड, मछली, इस तरीके से ऑप्शन है।
कोरल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कोरल रीफ को हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं और ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, गर्म और उथले समुद्री जल में पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। 5 जून को मनाया जाता है तो बता चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस ये तो सभी को पता है और आसान सा क्वेश्चन है। थीम 2023 वाली आप थीम थी 2023 की सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो 2023 की थीम याद रखिएगा क्योंकि जून वाला जो यानी जो अगला वाला जो पेपर होगा तब तक थीम आएगी भी तो लेटेस्ट वाली कम कई बार 2023 की पूछ लेता है। अगला एक जलीय वातावरण में अगर अपडेट हो जाता है तो अपडेट वाली याद कर लीजिएगा। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? शाक भक्षी, मांस भक्षी या प्लैंकटन? आंसर आपका प्लैंकटन जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। प्लैंकटन सूक्ष्म जीवों के विविध संग्रह हैं जो कि जलीय वातावरण में सामूहिक रूप से रहते हैं। ये मछली और व्हेल जैसे कई बड़े जलीय जीवों के भोजन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। इसको लेकर के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मछलियों के भोजन के लिए सजावट। देखिए सजावट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन या मछलियों का भोजन आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन के लिए उगाए जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बस ऑक्सीजन याद रखिएगा। मछली जो जलकुंड है उसमें जो हरे जलीय पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए होते हैं। हरे पौधे दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इनमें से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है आपसे पूछा गया है तो एल्यूमिनियम फॉयल जो है ये आपका अपघटनीय नहीं है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमण से अपघटित हो जाते हैं वो आपके कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे पशुओं के अपशिष्ट हो गए, पेड़ पौधों के अंश हो गए, कागज है, जैविक खाद है, ये जो कि गल जाते हैं। सीधी सी एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें और जो जैविक प्रक्रम से अपघटित नहीं होते हैं वो आपके अजैव में आते हैं। अजैव निम्नीकरण इसमें मानव निर्मित प्लास्टिक है। प्लास्टिक सालों साल आपकी गलती नहीं है, एल्यूमिनियम फॉयल है। तो वही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। इनमें से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? हाइड्रोजन आपका पहला ही ऑप्शन आपका इसमें नहीं आएगा, बाकी तो आपके सभी प्रदूषण वाले आ जाएंगे, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, सभी। भारत में किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली आपका केरल राज्य में है। केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना इसकी हुई थी 26 दिसंबर 1980 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में इसको दिया गया था। यूएनईपी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जैव विविधता, सौर ऊर्जा, कृषि संबंधी या परमाणु ऊर्जा? तो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है यूएनईपी, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। एक प्रकार की एजेंसी है जो कि पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है। स्थापना इसकी जून 1972 में हुई थी। मुख्यालय इसका नैरोबी केनिया में है। 2022 में इसने 50 वर्ष भी कंप्लीट कर लिए थे। रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि किसके लिए फेमस है? क्योंकि लंबी नदी है, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो आंसर आपका पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, यही आपका सही हो जाएगा। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून के मध्य 1992 में आयोजित हुआ था। इसमें 172 देशों ने प्रतिभाग किया था। ये 1992 ध्यान रखिएगा, रियो डी जेनेरियो वाला ब्राजील में, और 172 कंट्रीज थी। इसमें एजेंडा 21 और रियो घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला है मिथियोनीन, ये क्या होता है? तो क्या होता है? ये आपका कीटनाशक होता है, एक प्रकार का कीटनाशक है। यूज इसका पशु आहार के रूप में किया जाता है। बाकी ऐसा कोई खास नहीं है। कैटरपिलर बचाव के लिए किया जाता है, तो ये सब नहीं पूछा जाता है। इनमें से किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? गिर, कार्बेट, काजीरंगा, पेरियार? आंसर आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? असम राज्य में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। लगभग 2/3 आबादी एक सींग वाले गैंडे की यहीं रहती है, इसीलिए इसके लिए फेमस है। 1985 में विश्व धरोहर स्थल भी ये घोषित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है।
2015 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 21 या फिर CMP 11 पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन के लिए जो दलों की बैठक का 21वां वार्षिक सत्र था, ये था। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल बता ही चुके हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन क्षेत्र, और इस तरीके से ऑप्शन दिए गए। अब ध्वनि प्रदूषण है, डेसिबल है, इस तरीके से मैच हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप खुद से भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, इनमें से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 77 है। ये वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे अभी लास्ट में। बाकी अगला करा देते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? तो सभी से बनता है। बायोटिक फैक्टर्स और आपका फिजियोग्राफिक, एबियोटिक, एबायोटिक। तो आंसर यहाँ पर देखेंगे तो पर्यावरण और अविभाज्य समष्टि है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पर्यावरणीय क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। भौतिक तत्व में स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल, मानव। सांस्कृतिक तत्व में आर्थिक, सामाजिक, सभी के सभी आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ग्रीन पीस हरित क्रांति, हरित शांति क्या है? तो हरित शांति आपका क्या है? ये आपका पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना हुई थी 1971 में कनाडा में, और रेनबो वॉरियर नामक जहाज का प्रयोग करता है पृथ्वी पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए संगठन। तो ये पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। अब एक प्रश्न, तो ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। एक ना एक प्रश्न आपसे इसलिए पूछते हैं ताकि सारी चीजें जो भी आपने पढ़ी हैं उसमें से कितना आपको याद रह रहा है वो भी आपका जरूरी है, और ये पढ़ा चुके हैं अम्ल वर्षा को लेकर के ऊपर। तो इनमें से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl की होती है, HNO3 की होती है, H2SO4 की होती है, H2CO3 की होती है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से एक से अधिक। BPSC प्री में क्वेश्चन आ चुका है, और 60 से 62 देखेंगे 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट है वो डेली हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप जब तक एग्जाम हो तब तक डेली डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से करंट अफेयर के लिए तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।